बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन मोहतरम, आप देख रहे हैं आज तक न्यूज़ और मैं हूं समी। इससे पहले आप इस मिशन की 10 शिक्षा सुन चुके हैं और अब किस नंबर 11 मुलाहिजा फरमाएं। लेकिन उसने बहरहाल ये खतरा मोल लेने का फैसला कर लिया था, क्योंकि वो जो कुछ करना चाहता था उसके लिए इस किस्म का खतरा मोल लिए बगैर कोई चारा अब नहीं था। तकरीबन 20 मिनट बाद जीरा और शाकर इहाते से बाहर आ गए। सड़क पर खड़े होकर उन्होंने इधर उधर देखा, फिर जीरे की आवाज सुनाई दी। तुम्ही ने तो उसे कहा था कि आधे घंटे बाद आना, वो आगे चौक पर चला गया होगा। चलो उस मोड़ पर चाय की दुकान पर बैठते हैं, आ जाएगा वो भी। ये शाकर की आवाज थी। वो भी चंद कदम ही आगे बढ़े थे कि शार्क कब्रिस्तान की दीवार कूदकर अचानक ही उनके सामने आ गया। एक नकाबपोश को अचानक इस तरह सामने देखकर वो दोनों किसी कदर बदहवास हो गए थे। रुक जाओ, शार्क ने उन दोनों को पिस्तौल की जद पर लेते हुए गुर्रा कर कहा, अपनी जगह से हरकत मत करना वरना गोली मार दूंगा। कौन हो तुम? शाकर खकलाया। तुम्हारी मौत, हाथ ऊपर उठा लो, शार्क ने तहमखाना लहजे में कहा। उसकी आवाज बदली हुई थी। और ये थैला मुझे दे दो। उसने जीरे के हाथ में पकड़े हुए कपड़े के थैले की तरफ हाथ बढ़ाया। नहीं, मैं ये थैला तुम्हें नहीं दे सकता। जीरा 2 कदम पीछे हट गया। शार्क ने आगे बढ़कर अचानक ही पिस्तौल की नाल उसके मुंह पर दे मारी। चोट रुखसार की हड्डी पर लगी थी। उसके मुंह से करा निकल गई। वो लड़खड़ाया। शार्क ने उसके हाथ से थैला झपट लिया। इसी दौरान वो एक लम्हे को शाकर की तरफ से गाफिल नहीं हुआ था। शाकर ने इस मौके से फायदा उठाते हुए शार्क की पिटली पर ठोकर मार दी। हड्डी पर लगने वाली चोट खासी तकलीफ दे थी। शार्क कराते हुए लड़खड़ाया, लेकिन उसने संभलने में देर नहीं लगाई। इसी दौरान जीरे को अपनी जेब से पिस्तौल निकालने का भी मौका मिल गया था। उसने गोली चला दी, लेकिन शार्क ने बड़ी फुर्ती से शाकर को गिरफ्त में लेकर आगे धकेल दिया था। गोली शाकर के पेट में लगी थी। उसके मुंह से निकलने वाली चीख बड़ी खौफनाक थी। शार्क ने बड़ी फुर्ती का मुजाहरा करते हुए जीरे के पिस्तौल वाले हाथ पर ठोकर मार दी। पिस्तौल जीरे के हाथ से छूटकर दूर जा गिरा। शार्क की दूसरी ठोकर जीरे के पेट पर लगी थी। वो चीख कर दोहरा हो गया। फायर और चीखों की आवाज सुनकर इहाते में दौड़ते हुए कदमों की आवाज सुनाई दी। शार्क को समझने में देर ना लगी कि वो निक्का पहलवान का मुहाफिज था, जो दौड़ता हुआ बाहर आ रहा था। उसी लम्हे बाहर से रिक्शे की आवाज भी आई। शार्क के लिए वहां रुकना अब खतरे से खाली नहीं था। उसने कब्रिस्तान की तरफ दौड़ लगा दी। उसके हाथ में पिस्तौल था और दूसरे हाथ में थैला। वो कब्रिस्तान की शिकस्ता दीवार के करीब पहुंचा ही था कि पीछे से एक आवाज सुनाई दी, रुक जाओ वरना गोली मार दूंगा। ये आते के मुहाफिज की आवाज थी। शार्क ने मुड़कर आवाज की सिमत फायर कर दिया। मकसद उन लोगों को अपने ताकुब से रोकना था। फायर करते ही उसने टूटी हुई दीवार पर चढ़कर कब्रिस्तान में छलांग लगा दी थी। ये के बाद दीगरे 2 फायर हुए, मगर शार्क गोलियों से महफूज रहा। वो कब्रों में दौड़ता हुआ दाईं तरफ की दीवार के करीब पहुंच गया। ये दीवार तकरीबन 6 फुट ऊंची थी, मगर शार्क उस पर चढ़ने और दूसरी तरफ कूदने में कोई दुश्वारी पेश नहीं आई थी। वो दीवार से कूदकर दौड़ता हुआ गली में घुस गया। ये गली उसे दोबारा उसी सड़क पर ले आई थी। पहलवान वाला इहाता बाईं तरफ तकरीबन 50 गज के फासले पर था। वहां 2 आदमी खड़े नजर आ रहे थे। रिक्शा आगे जाने की बजाय मुड़कर वापस जा चुका था। कब्रिस्तान में एक बार फिर फायर की आवाज सुनाई दी। शार्क को अंदाजा लगाने में दुश्वारी पेश नहीं आई कि जीरा और निक्का पहलवान का आदमी उसे कब्रिस्तान में तलाश कर रहे थे। शार्क चलने में गली के मोड़ पर दुकान की आड़ में खड़ा रहा, फिर आड़ से निकलकर सामने वाली गली की तरफ दौड़ा। वो रहा उस तरफ। एक चीखती हुई आवाज सुनाई दी। उसके साथ ही फायर हुआ, मगर शार्क सामने वाली गली में दाखिल हो चुका था। उसे सड़क पर दौड़ते हुए कदमों की आवाज सुनाई दी। वो भी रुकने की बजाय तंग और तारीक गलियों में दौड़ता रहा। कदमों की आवाज बहुत पीछे रहकर मालूम हो चुकी थी। शार्क उन गलियों में दौड़ता रहा। भूल भुलैयों की तरह ये गलियां खासी पुरपेश थी। शार्क को यह अंदेशा था कि किसी गली में उन लोगों से आमना सामना ना हो जाए। तकरीबन 10 मिनट बाद वो बर्फ खाने के साथ वाली गली से निकलकर जीटी रोड पर पहुंच गया। बर्फ खाने के सामने मेहरदा होटल था। अगरचे 1 बजे से ऊपर का वक्त हो चुका था, मगर होटल खुला हुआ था। होटल के सामने कुर्सियों पर 5-6 आदमी बैठे हुए थे। 5 सिगरेट का कैबिन भी खुला हुआ था और एक तांगा भी सड़क के किनारे पर खड़ा था। शार्क सड़क पर आने की बजाय इमारतों की तारीकी की आड़ लेता हुआ बाईं तरफ चला गया। उसने चेहरे से रुमाल हटा लिया और पिस्तौल भी जेब में डाल लिया था। होटल से जरा आगे टेलीफोन एक्सचेंज की बिल्डिंग थी। काफी आगे जाकर शार्क सड़क पार करके टेलीफोन एक्सचेंज वाली बिल्डिंग के साथ वाली गली में दाखिल हो गया। कुछ ही देर बाद वो अपने मकान के सामने खड़ा था। उस वक्त यही उसके लिए महफूज तरीन पनाहगाह थी।
उसने इधर उधर देखते हुए कॉल बेल का बटन दबा दिया। दूसरी मर्तबा घंटी बजाने के बाद दरवाजा खुला। वो शाहिद था, जो शार्क को देखकर कुछ हैरान भी हुआ था। शायद सोते में से उठा था। मरियम और रजिया भी सो चुकी थी, मगर घंटी की आवाज सुनकर मरियम जाग गई थी। शार्क पुत्र, वो शार्क को देखते हुए बोली, इस वक्त कहाँ से आ रहे हो? फैसलाबाद से आ रहा हूँ माँ जी, शार्क ने जवाब दिया। मैं तो 11 बजे पहुंच जाता, मगर ट्रेन लेट हो गई थी। मेरी वजह से आपकी नींद भी खराब हुई। तुम तो ऐसी बातें कर रहे हो जैसे किसी अजनबी के घर में आए हो, मरियम ने कहा, जो चंद लम्हों की खामोशी के बाद बोली थी। खाना खाया है या नहीं? खाना तो खा चुका हूँ माँ जी, चाय पीऊंगा, शार्क ने कहा। आप जाकर सो जाइए, शायद बनाकर दे जाएगा। नहीं बेटा, चाय मैं बना देती हूँ, मरियम कहती हुई बावर्ची खाने की तरफ चली गई। शार्क अपने कमरे में आ गया। शायद भी मरियम के साथ बावर्ची खाने में चला गया था। शार्क दरवाजा बंद करके कपड़े तब्दील करने लगा। जीरा से छीने हुए कपड़े का थैला उसने पलंग पर रख दिया और पिस्तौल तकिए के नीचे। कपड़े तब्दील करके उसने थैला खोलकर देखा, उसमें नोटों की गड्डियां थी। उसके अंदाजे के मुताबिक ये रकम 2 लाख के लगभग रही होगी। उसने रकम दोबारा थैले में डाल दी और दरवाजा खोल दिया। उसके सिर्फ 1 मिनट बाद शाहिद चाय लेकर अंदर दाखिल हुआ। उसके पीछे ही मरियम भी थी। जाओ, तुम जाकर सो जाओ, शार्क ने शाहिद के हाथ से कप लेते हुए कहा। शाहिद कमरे से चला गया। फैसलाबाद क्या लेने गए थे? मरियम ने कुर्सी पर बैठते हुए पूछा। एक जरूरी काम था माँ जी, शार्क ने चाय का घूंट भरते हुए कहा। ये रकम आप संभाल कर रख लीजिए, जब जरूरत पड़ेगी तो आपसे ले लूंगा। उसने पलंग पर पड़ा हुआ थैला उठाकर मरियम की तरफ बढ़ा दिया। मरियम ने थैले में भरे हुए नोटों के बंडल देखे, मगर रकम के बारे में कोई सवाल नहीं किया। शार्क खामोशी से चाय की चुस्कियां लेता रहा। मरियम घरेलू अमूर के बारे में बातें करती रही। शार्क ने कप खाली करके साइड टेबल पर रखा तो मरियम कप उठाते हुए कुर्सी से उठ गई। अब सो जाओ बेटा, रात बहुत हो चुकी है। जी माँ जी, शार्क ने जवाब दिया। मरियम के जाने के बाद शार्क बिस्तर पर लेटा आज के वाक़े के बारे में सोचने लगा। उसने छांगा के गिरोह की शिकस्त और रेख्त के सिलसिले में पहला कदम उठा लिया था। शाकर के पेट में गोली लगी थी, पता नहीं वो जिंदा था या मर गया था, लेकिन शार्क की इस इकदाम के नतीजे में बहुत से ऐसे वाकयात रूनुमा होने वाले थे जिनके बारे में छांगा या निक्का सोच भी नहीं सकते थे। शार्क को यकीन था कि जीरा ने उसे नहीं पहचाना था। उसने डकैती का तासर देने की कोशिश की थी। उस वाक़े से छांगा को यह तासर भी दिया जा सकता था कि यह वारदात निक्के पहलवान के आदमियों ने की थी, क्योंकि वही लोग जानते थे कि जीरा और शाकर एक खतीर रकम लेकर उसके अड्डे से निकल रहे थे। दूसरी तरफ छांगा को यह तासर भी दिया जा सकता था कि यह ड्रामा जीरा ही ने निक्का पहलवान के किसी आदमी के साथ मिलकर रचाया था ताकि वो उस रकम को हजम कर सके। जीरा छांगा का काबिल एतमाद साथी था, मगर किसी की नीयत बदलते तो देर नहीं लगती। इस तरह ना सिर्फ छांगा और निक्का पहलवान के ताल्लुकात बिगड़ सकते थे, बल्कि जीरा पर से छांगा का एतमाद भी उठ सकता था। और शार्क चाहता भी यही था, लेकिन उसके साथ ही उसने मनफी पहलुओं को भी नजरअंदाज नहीं किया था। जीरा को इंतकामी कार्रवाई कर सकता था। शार्क यही सब कुछ सोचते हुए नींद की आगोश में पहुंच गया। उसे सुबह 8 बजे रजिया ने जगाया था। वो चाय का कप लिए पलंग के करीब ही खड़ी थी। मैं आधे घंटे से आपको जगा रही हूँ, मगर आप तो गधे घोड़े सब कुछ बेचकर सोए रहे। दूसरी दफा बनाई है चाय मैंने, रजिया ने चाय का कप बेद पर रखते हुए कहा। रात को तकरीबन 1:30 बजे तो आया था और फिर थका हुआ भी था, शार्क कहते हुए उठकर कमरे से निकल गया। जब वो कुली वगैरह करके बाथरूम से वापस आया तो कमरे में कदम रखते ही ठिठक कर रुक गया। रजिया पलंग के करीब खड़ी थी और उसके हाथ में पिस्तौल था, जिसे वो उलट पलट कर देख रही थी। उसके चेहरे पर अजीब से तासरात थे। ये क्या है भैया? वो शार्क की तरफ देखकर खकलाई। अरे इसे रख दो, कहीं टाइगर ना दब जाए। शार्क ने आगे बढ़कर उसके हाथ से पिस्तौल ले लिया। तुमने ये क्यों उठा लिया था? बिस्तर की चादर दुरुस्त करने लगी थी तो ये तकिए के नीचे गिर पड़ा था, रजिया ने कहा। मगर आपके पास ये पिस्तौल? भूलती हुई निगाहों से शार्क की तरफ देखने लगी। कोई अनोखी बात नहीं है। शार्क ने पिस्तौल दोबारा तकिया के नीचे रख दिया। मेरा बिजनेस ही ऐसा है, बड़ी बड़ी रकमों का लेन देन रहता है, और आजकल के हालात तो तुम जानती हो। ये पिस्तौल मैंने अपनी हिफाजत के लिए रखा हुआ है। शार्क पलंग की पट्टी पर बैठकर चाय की चुस्कियां लेने लगा। रजिया चलने में उसकी तरफ देखती रही, फिर खूंटी पर टंगे उसके कपड़े उतार लिए और जेबों में से रकम और दूसरी चीजें निकालकर तकिए के नीचे रख दी। उनमें चाबियों का गुच्छा भी था। ये चाबियां कैसी हैं? रजिया ने पूछा। दफ्तर की चाबियां हैं, शार्क ने जवाब दिया। मगर आज तुम मेरी जेबों की तलाशी क्यों ले रही हो? तलाशी नहीं ले रही, कपड़े धोने हैं, रजिया ने जवाब दिया और कपड़े लेकर कमरे से बाहर चली गई। शार्क खामोशी से बैठा चाय पीता रहा। 9:30 बजे शार्क नाश्ता कर रहा था कि शायद आ गया। वो सब्जी गोश्त वगैरह लेने के लिए बागबान पूरा बाजार गया था। उसने आते ही वो खबर सुनाई जो शार्क सुनना चाहता था।
رات کو بازار میں فائرنگ ہوئی تھی، شاہد نے کہا۔ ہیروئن بیچنے والوں کی دو پارٹیاں آپس میں ٹکرا گئی تھی، ایک آدمی مارا گیا اور دو کو بعد میں پولیس پکڑ کر لے گئی۔ نکا پہلوان پولیس کے ہاتھ نہیں آیا، وہی فساد کی جڑ ہے، اس کا بہت بڑا اڈا ہے ہیروئن کا۔ ایسے لوگ نہیں پکڑے جاتے، شارک نے کہا۔ پکڑے اور مارے تو ان کے کارندے جاتے ہیں اور وہ خود محفوظ رہتے ہیں، یہی تو اصل لوگ ہوتے ہیں، پکڑے کیوں نہیں جاتے؟ شاہد نے کہا۔ اگر یہ اصل لوگ پکڑے جائیں تو پولیس کا دھندا کیسے چلے گا؟ شارک نے جواب دیا۔ ہاں یہ بھی ٹھیک ہے، شاہد بولا، یہی لوگ تو پولیس کی کمائی کا ذریعہ ہیں، اگر پولیس انہی کو پکڑ کر لے جائے تو ان کا دھندا کیسے چلے گا؟ لیکن شارک بھائی، پولیس کو کوئی نہیں پکڑ سکتا، یہ جو بادشاہ لوگ ہیں ان پر بھلا کون ہاتھ ڈال سکتا ہے؟ شارک نے کہا۔ اے شاہد، تم کیا باتیں لے بیٹھے ہو؟ چلو اپنا کام کرو، جاؤ یہاں سے، جب دیکھو فضول باتیں کرتا رہتا ہے، رضیہ نے کمرے میں داخل ہوتے ہوئے کہا۔ اماں کہاں ہے رضیہ؟ شارک نے پوچھا۔ پڑوسیوں کے ہاں گئی ہوئی ہیں، رضیہ نے جواب دیا۔ شارک خاموش رہا، ناشتے کے بعد بھی وہ دیر تک رضیہ سے باتیں کرتا رہا۔ اسی دوران مریم بھی آ گئی۔ دوپہر کا کھانا کھانے کے بعد شارک گھر سے نکل گیا۔ جب وہ مزنگ چھاپے کے اڈے پر پہنچا تو وہاں سناٹا تھا، صرف ایک آدمی موجود تھا جو ایک گھوڑے کی مالش کر رہا تھا۔ وہ بظاہر تانگا چلاتا تھا مگر چھانگے کا ہی آدمی تھا۔ وہ شارک کو دیکھتے ہی بولا، شارک باؤ، رفو چکر ہو جاؤ یہاں سے۔ کیا بات ہے، چھانگا کہاں ہے؟ شارک نے پوچھا۔ چھانگا لکشمی والے اڈے پر ہے، باقی آدمی بھی ادھر ادھر ہو گئے ہیں۔ آدھی رات کے بعد سے صبح 11 بجے تک پولیس 2 مرتبہ یہاں چھاپا مار چکی ہے، اس شخص نے کہا۔ کیوں، معاملہ کیا ہے؟ شارک نے سوالیہ نگاہوں سے اس کی طرف دیکھا۔ تمہیں نہیں پتا؟ اس شخص نے شارک کو گھورا۔ نہیں، شارک نے نفی میں سر ہلایا۔ کل رات جیرا اور شاکر نکا پہلوان کو مال دینے گئے تھے، وہ رقم لے کر نکے پہلوان کے طویلے سے باہر نکلے تھے کہ کسی نے ان پر حملہ کر کے رقم چھین لی۔ ان میں مقابلہ بھی ہوا تھا، شاکر اس آدمی کے ہاتھ سے مارا گیا تھا۔ جیرا اور نکے پہلوان کا ایک آدمی پولیس کے ہاتھ لگ گیا ہے۔ جیرے کو تو سارے زمانے کی پولیس جانتی ہے، ان کو پتا ہے کہ وہ چھانگے کا آدمی ہے۔ صبح 4 بجے پولیس نے یہاں چھاپا مارا تھا مگر چھانگے کو پہلے ہی پتا چل گیا تھا، وہ تو رفو چکر ہو گیا۔ 11 بجے پولیس نے پھر چھاپا مارا تھا۔ کیا ایسا بھی کوئی جیدار ہو سکتا ہے جو چھانگا کے آدمی سے رقم چھین لے؟ شارک نے پوچھا۔ چھانگے کو شک ہے کہ یہ حرکت نکے پہلوان کے آدمیوں نے کی ہوگی، اس واقعے کے بعد سے وہ خود بھی غائب ہے، مگر چھانگا اسے چھوڑے گا نہیں، اس شخص نے کہا۔ شارک دل ہی دل میں مسکرائے بغیر نہیں رہ سکا۔ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ جیرے ہی نے باہر کے کسی آدمی کے ساتھ مل کر یہ پروگرام بنایا ہو۔ یہ دولت بہت بری چیز ہے، شارک بولا۔ نہیں بہو شارک، کوچوان نے نفی میں سر ہلا دیا۔ جیرا ایسا نہیں ہو سکتا، وہ تو بچپن ہی سے چھانگے کے پاس ہے، تمہارے آنے سے پہلے چھانگے کا تو سارا حساب کتاب اسی کے پاس تھا۔ ہو سکتا ہے میری وجہ سے اس کے دل میں کوئی بات آ گئی ہو، شارک نے کہا۔ تمہاری یا کسی اور کی وجہ سے جیرے کے دل میں کوئی بات آ تو سکتی ہے مگر وہ ایسی حرکت کبھی نہیں کر سکتا، کوچوان نے کہا۔ شارک کوئی جواب دینا ہی چاہتا تھا کہ 12-13 سال کی عمر کا ایک لڑکا دوڑتا ہوا طویلے میں آ گیا، اس کا سانس پھولا ہوا تھا۔ چاچا، اس نے کوچوان کو قریب آ کر کہا، پولیس کا ٹرک ادھر آ رہا ہے، چوک پر ٹریفک جام ہونے کی وجہ سے وہیں رکا ہوا ہے۔ شارک بہو، اب تیر ہو جا یہاں سے، کوچوان نے شارک کی طرف دیکھتے ہوئے کہا۔ شارک تقریباً دوڑتا ہوا طویلے کے پھاٹک کے پاس پہنچ گیا۔ اس نے ادھر ادھر دیکھا، گلی میں موٹروں کی ورک شاپوں پر کام ہو رہا تھا۔ وہ پھاٹک سے نکل کر مخالف سمت میں چلنے لگا۔ تقریباً 50 گز آگے بائیں طرف ایک تنگ سی گلی میں گھوم رہا تھا کہ ورک شاپ والی گلی کی دوسری طرف پولیس کا ایک ٹرک گلی میں داخل ہوتا ہوا نظر آیا۔ شارک تیزی سے گلی میں مڑ گیا اور تیز تیز قدم اٹھاتا ہوا دوسری گلی میں گھوم کر چوک پر نکل آیا۔ اس نے چوک پر بھی رکنے کی حماقت نہیں کی بلکہ ایک رکشے میں بیٹھ کر چبرجی کی طرف روانہ ہو گیا۔ اس وقت وہ بال بال بچا تھا، اگر وہ لڑکا پولیس کی آمد کی اطلاع نہ دیتا تو شارک اس وقت پولیس کے ہاتھ لگ چکا ہوتا۔ شارک نے چبرجی چوک پر رکشہ چھوڑ دیا، ٹہلتے ہوئے انداز میں 1-2 دکانوں سے کچھ چیزیں خریدی اور شام نگر میں اپنے کرائے کے مکان میں آ گیا۔ اس وقت گلی میں بچے کرکٹ کھیل رہے تھے، انہوں نے شارک کو مکان کا دروازہ کھولتے ہوئے دیکھا ضرور تھا مگر اس پر زیادہ توجہ نہیں دی تھی۔ شارک کئی روز بعد یہاں آیا تھا، فرنیچر پر گرد کی ہلکی سی تہ جمی ہوئی تھی۔ اس نے بستر کی چادر اٹھا کر جھاڑی اور ایک میلا کپڑا لے کر فرنیچر اور دیگر چیزوں کی صفائی کرنے لگا۔ اس کام سے فارغ ہو کر اس نے چائے بنائی اور کپ لے کر لاؤنج میں آ کر کرسی پر بیٹھ گیا۔ چائے کی چسکیاں لیتے ہوئے ایک بار پھر صورتحال کا جائزہ لینے لگا۔ رات 8 بجے وہ اس مکان سے نکلا اور لکشمی چوک پہنچ گیا۔ لکشمی کی رونق اس وقت عروج پر تھی۔ ٹکا، کباب، کڑھائی، گوشت اور بالٹی گوشت جیسی کھانے پینے کی دکانوں کے سامنے دور دور تک میز کرسیاں بچھی ہوئی تھی۔ زندہ دلان لاہور ناؤ نوش میں مصروف تھے۔
बेहतर सिनेमा हॉल लक्ष्मी चौक से मुल्हिक एबट रोड और मैकलोड रोड पर थे और बहुत सी फिल्म कंपनियों के दफ्तर भी लक्ष्मी चौक पर ही थे। फिल्मी हीरो बनने के शौकीन नौजवान अजीबो गरीब हुलिये बनाए इधर उधर टहल रहे थे कि शायद उधर से गुजरते हुए किसी हदायतकार या फिल्म साज की नजरों में वो आ जाए। शार्क ने रिक्शा लक्ष्मी चौक पर ही छोड़ दिया। वो कुछ देर वहीं खड़ा रहा और फिर टहलता हुआ निस्बत रोड की तरफ चल दिया। तकरीबन 200 गज आगे बाईं तरफ एक मोटर वर्कशॉप था। उस वक्त 9 बज चुके थे। वर्कशॉप का बड़ा फाटक बंद था, अलबत्ता छोटा दरवाजा खुला हुआ था। अंदर कंपाउंड में बल्ब की रोशनी नजर आ रही थी। वर्कशॉप के बाहर भी 2-3 गाड़ियों के ढांचे पड़े हुए थे। शार्क छोटे दरवाजे के वर्कशॉप में दाखिल हो गया, मगर उसने अभी 2 कदम ही उठाए थे कि एक लंबा तिरंगा आदमी न जाने कहां से निकलकर सामने आ गया। क्या बात है बाबूजी, वर्कशॉप तो बंद हो चुका है, उस आदमी ने शार्क को घूरते हुए कहा। उसका कद 6 फुट से भी निकलता हुआ था। कसरती जिस्म और बड़ी बड़ी मूंछें, सर पर पोलका डॉट्स वाला सिल्की मफलर लिपटा हुआ था। ये मफलर लंडा बाजार में 2-2 रुपए में आम मिल जाते थे। शार्क ने अक्सर तांगे ठेले वालों, छाबड़ी वालों और दादागिरी करने वाले थर्ड रेट गुंडों को इस किस्म के मफलर सरों पर लपेटे देखा था। मुझे छांगे से मिलना है, वो यहाँ आया हुआ है, शार्क ने जवाब दिया। कौन छांगा? यहाँ तो कोई छांगा नहीं, ये वर्कशॉप है बाबूजी, कोई घर तो है नहीं ना जो आप किसी से मिलने आए हो, उस शख्स ने कहा। तुम मुझे नहीं जानते? शार्क ने उसे घूरा। अगर तुम छांगा को नहीं जानते तो आज एक गुज्जर को जाकर बताओ कि शार्क आया है। शार्क? वो शख्स उसके चेहरे पर नजरें जमाते हुए बोला, नाम तो सुना हुआ लग रहा है, आओ मेरे साथ, मगर 1 मिनट रुक जाओ। वो शख्स शार्क के सामने खड़ा हो गया और उसके लिबास को दोनों हाथों से थपथपाने लगा और फिर उसने शार्क की जेब से पिस्तौल निकाल लिया। ये तुम्हें वापस मिल जाएगा, उसने पिस्तौल अपनी जेब में डालते हुए कहा। खासा लंबा चौड़ा वर्कशॉप था, कई गाड़ियां खड़ी थी। ये तमाम मुरम्मत तलब गाड़ियां थी जो लोग यहाँ छोड़ कर गए थे। कंपाउंड के आखिर में 3 कमरे थे। एक कमरा स्टोर रूम था जहां काम में इस्तेमाल होने वाले औजार और रैक्स में कुछ स्पेयर पार्ट्स रखे हुए थे। दूसरा कमरा वर्कशॉप के मैनेजर का था और तीसरा कमरा ड्रेसिंग रूम के तौर पर इस्तेमाल होता था। यहाँ वर्कशॉप में काम करने वाले कारीगर और मैकेनिक वगैरह लिबास तब्दील करते थे और दोपहर का खाना भी उसी कमरे में बैठकर खाते थे। वो आदमी शार्क को लेकर दफ्तर वाले कमरे में आ गया जहाँ मदम रोशनी का बल्ब जल रहा था। बेद परवाज दीगर चीजों के अलावा टेलीफोन भी रखा हुआ था। दीवारों पर मुख्तलिफ मॉडल की खूबसूरत कारों के बड़े बड़े पोस्टर लगे हुए थे। एक दीवार के साथ आहनी अलमारी इस्तादा थी। शार्क अलमारी की तरफ देख रहा था। वो छांगा के साथ 2 मरतबा यहाँ आ चुका था। उसे मालूम था कि इस दफ्तर के नीचे एक वसी तह खाना था और उसे उस तह खाने का रास्ता भी मालूम था। वो उस लंबे तिरंगे आदमी की तरफ देख रहा था जिसने फोन का रिसीवर उठा लिया था और 7 का हिस्सा डायल कर रहा था। ये वर्कशॉप माजा गुज्जर का था। उसका ताल्लुक बुनियादी तौर पर दूध बेचने वाले खानदान से था। कई साल पहले इस हादसे में उसका भैंसों का बाड़ा हुआ करता था। माजा गुज्जर अपने बेटे को पढ़ाकर बड़ा आदमी बनाना चाहता था, मगर उसने मैट्रिक भी नहीं किया था। बेटे की दिलचस्पी देखते हुए माजा गुज्जर ने उसे मोटरों की एक वर्कशॉप में डाल दिया था। वो कई साल तक एक मशहूर कंपनी के वर्कशॉप में काम सीखता रहा और बिलाकर उसका शुमार शहर के चंद ऐसे गिने चुने मैकेनिक्स में होने में लगा जिनके बारे में कहा जाता था कि वो मुर्दा इंजन में भी जान डाल देते हैं। इसी दौरान माजा गुज्जर के ताल्लुकात कुछ ऐसे लोगों से हो गए जो मुंशियात का बिजनेस करते थे। माजा गुज्जर के पास अगरचे पैसे की कमी नहीं थी, लेकिन दौलत के लालच ने उसकी आंखों पर पट्टी बांध दी और वो बाड़े में दूध के साथ मुंशियात भी बेचने लगा। कई साल बाद जब उसके बेटे ने कहा कि वो अपना जाती वर्कशॉप खोलना चाहता है तो माजा गुज्जर के ज़हन में एक और ख्याल आया। मोटर वर्कशॉप के लिए ये बेहतरीन जगह थी। छांगा के मशवरे से उसने तमाम भैंसें गांव के बाड़े में मुंतकिल कर दी और यहाँ वर्कशॉप बनाने की तैयारी शुरू हो गई। माजा गुज्जर और छांगा में बड़ी गहरी दोस्ती थी। दफ्तर की इमारत के नीचे ये तय खाना छांगा ने अपनी निगरानी में बनवाया था। जब माजा गुज्जर के बेटे ने यहाँ अपना वर्कशॉप शुरू किया तो उसके कुछ ही अरसा बाद माजा गुज्जर ने भी यहाँ अपना बिजनेस शुरू कर दिया। वर्कशॉप 6 बजे बंद हो जाता, उसके बाद माजा गुज्जर का बिजनेस शुरू हो जाता जो आधी रात तक जारी रहता। कल रात बागबानपुरा में रूनुमा होने वाले वाक़े के बाद पुलिस ने अपनी कारकर्दगी दिखाने के लिए मुंशियात फरोशों के मुख्तलिफ अड्डों पर छापे मारना शुरू कर दिए थे। अगर शाकर कत्ल ना होता तो शायद पुलिस इतनी सरगर्म ना होती। उन छापों से बचने के लिए शहर के तकरीबन तमाम ही बड़े मुंशियात फरोशों ने वक्ती तौर पर अपने अड्डे बंद कर दिए थे और खुद इधर उधर चले गए थे। माजा गुज्जर का ये अड्डा भी अगरचे पुलिस की नजरों में था, मगर इस पर कभी छापा नहीं पड़ा था। छांगा उस अड्डे को महफूज समझकर यहाँ चला आया था। शार्क अच्छी तरह जानता था कि पुलिस की सरगर्मियां 1-2 रोज से आगे नहीं बढ़ेगी। मामला ठंडा हो जाएगा तो मौत के उन सौदागरों का काम फिर शुरू हो जाएगा।
शार्क मुड़कर उस लंबे तिरंगे आदमी की तरफ देखने लगा जो फोन पर कह रहा था। वो आया है जी, क्या नाम है उसका? शार्क बाबू। हाँ जी, अच्छा जी, मैं अभी भेज देता हूँ। उसने रिसीवर रख दिया और सामने वाली दीवार के करीब आहनी अलमारी के सामने हो गया। उसने अलमारी खोली, उसके एक खाने में रसीद बुकें, एक खाने में कुछ फाइलें, बाकी खानों में बाद गाड़ियों के कीमती स्पेयर पार्ट्स के डब्बे रखे हुए थे। उस शख्स ने उसकी तिजोरी वाला खाना खोलकर अंदर हाथ डाला, उसके आखिर में लगी हुई एक कील को टटोल कर अपनी तरफ खींचा और हाथ बाहर निकाल लिया। दूसरे इलम में अलमारी अपनी जगह पर घूम गई। अलमारी के घूम जाने से फर्श में एक खला सा पैदा हो गया। उस खला के अंदर तंग सी जगह थी और सीढ़ियों में रोशनी हो रही थी। जाओ जी शार्क बाबू जी। उस शख्स ने सीढ़ियों की तरफ इशारा किया। मेरा पिस्तौल। शार्क ने उसकी तरफ हाथ बढ़ा दिया। उस शख्स ने जेब से पिस्तौल निकालकर शार्क के हाथ में थमा दिया। शार्क ने पिस्तौल पतलून की जेब में ठूंसा और सीढ़ियां उतरने लगा। आखिरी सीढ़ी पर पहुंचकर उसने ऊपर देखा, अलमारी अपनी जगह पर आ गई थी और फर्श का वो खला बंद हो चुका था। तहखाना खासा वसी था, उसमें 3-4 कमरे थे। शार्क ने आखिरी सीढ़ी से नीचे पांव रखा ही था कि दाईं तरफ दूसरे कमरे का दरवाजा खुला और एक आदमी बाहर निकलकर शार्क की तरफ देखने लगा। उसने शार्क को इशारा किया। शार्क उस तरफ बढ़ गया। कमरा ज्यादा बड़ा नहीं था, लेकिन कीमती फर्नीचर से आरास्ता था। फर्श पर दबीज कालीन बिछा हुआ था। दरमियान में एक काफी टेबल रखी हुई थी और उस मेज पर शराब की 2 बोतलें और 4 गिलास नजर आ रहे थे। दोनों बोतलें आधी आधी थी और गिलासों में भी थोड़ी थोड़ी शराब अब भी मौजूद थी। कमरे में आदमी 4 ही बैठे थे। एक वो जिसने दरवाजा खोला था, दूसरा छांगा, तीसरा माजा गुजर और चौथे का नाम अकबर था, जो आमतौर पर इक्कू के नाम से मशहूर था। वो गड़ी शाहू का बदमाश था और अपने इलाके में मंशियात का सबसे बड़ा बेव्यापारी वही था। शार्क एक मर्तबा पहले भी छांगा के साथ उससे मिल चुका था। आओ शार्क बाबू, बड़ी उम्र है तुम्हारी। माजा गुज्जर ने उसकी तरफ देखते हुए कहा। अभी तुम्हारे बारे में ही बातें हो रही थी। छांगे को फिक्र थी कि कहीं तुम धोखे में पुलिस के हत्थे ना चढ़ जाओ। शार्क अब इतना कमजोर नहीं रहा कि पुलिस उस पर हाथ डाल सके। शार्क ने सोफे पर बैठते हुए कहा, चंद महीने पहले शार्क वाकई बहुत कमजोर था, पुलिस के लिए एक खिलौना था, लेकिन अब शार्क के पीछे आप जैसे लोगों की ताकत है। ओ खुश कीता ही शार्क बाबू, माजा गुजर बोला। हो जाए इसी खुशी में एक। नहीं, शार्क ने हाथ उठा दिया। मैं शराब नहीं पीता, ऐसी चीजों से दूर ही रहता हूँ। आप लोग अपना शुगल जारी रखें। ये तो कोई बात ना हुई ना शार्क बाबू, माजे गुजर ने इठला कर कहा। मुझे मजबूर ना करो भाई, शार्क ने ठोस लहजे में जवाब दिया। फिर छांगा की तरफ देखते हुए बोला, कल रात क्या हुआ था? मैं आज दोपहर अड्डे पर गया था। मुझे शोके ने बताया था कि रात के वक्त पुलिस ने भी छापा मारा था। वो तो किस्मत अच्छी थी कि चंद सेकंड पहले ही मुझे पुलिस की इतला मिल गई थी और मैं वहां से निकल गया था। क्या बताऊं शार्क बाबू, छांगा ने गहरा सांस लेते हुए जवाब दिया। बात कुछ समय में नहीं आई। निक्के पहलवान से बरसों से लेन देन है, पहले कभी कोई ऐसी बात नहीं हुई थी। क्या तुम्हारे ख्याल में रकम छीनने के लिए जीरे और शाकर पर हमला निक्के पहलवान के आदमियों ने किया होगा? शार्क ने उसके चेहरे पर नजरें गाड़ते हुए कहा। वैसे शक तो उसी पर है, क्योंकि वो आजकल रकम के मामले में कुछ टूटा हुआ है। 1.5 लाख तो माजे गुज्जर का निकलता है उसकी तरफ। 2 महीने हो गए, वो देने का नाम ही नहीं लेता। चंद रोज पहले इसीलिए उसी की तरफ गया था कि उसको समझा सकूं कि अगर यकम को अदायगी नहीं कर सकता तो थोड़ी देर करके उसकी रकम दे दे। हम भी तो पिशावर वालों को नकद अदायगी करके माल उठाते हैं, वो तो हमारे साथ 1 रुपए का उधार नहीं करते। निक्के पहलवान पर शक की दूसरी वजह यह है कि वो गायब हो गया और उसने अभी तक हम में से किसी से राब्ता ही नहीं किया। राब्ता ना करने की एक वजह यह भी हो सकती है कि वो पुलिस के खौफ से कहीं छुपा हो। शार्क ने कहा, जैसे तुम लोग यहाँ छुपे हो। वो दूसरे तरीके से भी हमसे राब्ता कायम कर सकता था, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया। क्या मतलब, उसके दिल में चोर है? माजे गुज्जर ने कहा। क्या जीरा ऐसा नहीं कर सकता? शार्क बोला। मेरा मतलब है उसने किसी और के साथ मिलकर ये सारी प्लानिंग की हो। नहीं शार्क बाबू, छांगा ने नफी में सारी ला दिया। वो मेरे हाथों पला बड़ा है, लाखों रुपए उसकी तहवील में रहे हैं, कभी उसने 1 पाई का हेर फेर भी नहीं किया। वैसा नहीं कर सकता। तो तुम्हारा शक निक्के पर ही है? शार्क बोला। निक्का पहलवान सामने आए तो मामले की कुछ वजाहत हो, छांगे ने जवाब दिया। जीरे के बारे में क्या सोचा है? शार्क ने पूछा। तकरीबन 1 घंटा पहले हमें दरमियान के एक आदमी के जरिए पुलिस का पैगाम मिला है, छांगा ने जवाब दिया। उनका 5 लाख का मुतालबा है। कमाल है, शार्क बोला। आदमी भी हमारा मारा गया, पकड़ा भी हमारा आदमी गया और 5 लाख भी हम ही से। ऐसा ही होता है शार्क बाबू, छांगे ने कहा। तुम्हें तो खुद इसका तजर्बा है
उम्र कैद की सजा काट कर आए हो और उसके बाद भी तुम्हारे साथ जो कुछ होता रहा तुम तो जानते हो। अगर ये पुलिस वाले ऐसा ना करें तो उनकी जायदादें कहाँ से बने, उनकी औलादें विलायत अमेरिका में तालीम कैसे हासिल करें, उनकी औरतें जेवरात से कैसे लदी फुंदी रहें, वो नए मॉडल की कारें और टाउन की शानदार कोठियों में कैसे रहें, कीमती और चिमचिमाती कारों में कैसे रहें। नहीं मेरे वीर, पुलिस में लोग कौम की खिदमत के लिए नहीं आते, ये तो पैसा बनाने आते हैं और पैसा बनाने के तरीके इनको आते हैं। तो क्या तुम 5 लाख दे दोगे? शार्क ने सवालिया निगाहों से उसकी तरफ देखा। 5 लाख का मुतालबा दोनों पार्टियों से है, छांगा ने कहा। 2.5 लाख मुझसे और 2.5 लाख निक्के पहलवान से, इसीलिए तो हम चाहते हैं कि निक्के पहलवान से राब्ता हो। अगर वो पहले ही फांक हो रहा है तो 2.5 लाख कहाँ से देगा? शार्क बोला। उसे कहीं ना कहीं से तो ये बंदोबस्त करना ही पड़ेगा, वरना उसका बंदा भी ऐसा पकड़ा गया है कि अंदर बाहर के सारे राज जानता है। अगर निक्के पहलवान ने अपने उस बंदे को ना छुड़ाया तो वो भी बच नहीं सकेगा। वो लोग बातें कर रहे थे कि टेलीफोन की घंटी बजी। बाजे गुज्जर ने रिसीवर उठा लिया। वो निक्के पहलवान की कॉल थी। उसने फोन का रिसीवर छांगे की तरफ बढ़ा दिया। छांगा तकरीबन 10 मिनट तक उससे बातें करता रहा। आखिर में वो कह रहा था, ठीक है हम आ रहे हैं, 1 घंटा तो लग ही जाएगा। उसने रिसीवर रख दिया और बारी बारी हमारे चेहरों की तरफ देखते हुए बोला, चलो भाई दोस्तों, वो हाजी लंगे के घर हमारा इंतजार कर रहा है। बात क्या हुई उससे? इक्कू बदमाश ने पूछा। बात तो वहीं चलकर होगी, छांगा कहते हुए उठ गया। वो सब लोग कमरे से निकल आए। 4 मिनट बाद वो ऊपर दफ्तर वाले कमरे में मौजूद थे और फिर वो दफ्तर से निकलकर कंपाउंड में खड़ी हुई गाड़ियों के गिर्द घूमते हुए गेट के करीब खड़ी हुई एक सफेद कार के करीब रुक गए। इसी दौरान लंबा तिरंगा आदमी भी कहीं से निकलकर सामने आ गया। गेट खोलो ए, बाजे गुज्जर ने उसकी तरफ देखते हुए कहा। फिर उस शख्स से मुखातिब हुआ जिसने तहखाने में शार्क का इस्तकबाल किया था। जीले पुत्र, तू आज आराम कर, हम यहाँ वापस नहीं आएंगे। अच्छा जी, जीले ने मुख्तसर सा जवाब दिया। बाजा गुज्जर कार का दरवाजा खोलकर स्टीयरिंग के सामने बैठ गया। छांगा उसके साथ वाली सीट पर बैठा था। शार्क और इक्कू बदमाश पिछली सीट पर बैठ गए। बारी मूंछों वाले लंबे तिरंगे आदमी ने गेट खोल दिया। बाजे गुज्जर ने इंजन स्टार्ट करके रिवर्स में गाड़ी को गेट से निकाला और सड़क पर आते ही उसका रुख लक्ष्मी चौक की तरफ मोड़ दिया। 6:30 बजे थे। लक्ष्मी चौक की रौनक में कोई फर्क नहीं आया था। बाजे गुज्जर ने गाड़ी एबट रोड पर मोड़ दी और उस सड़क पर दोनों तरफ लातादाद सिनेमा हॉल थे। पूरा इलाका रंग बिरंग रोशनियों से जगमगा रहा था। बेशतर सिनेमाओं के इंटरवल हुए थे। सड़क पर मुर्ग, छोले, नान, कबाब और ऐसी ही चीजें बेचने वाले ठेलों पर लोगों का हुजूम था। कार एबट रोड से निकलकर शिमला पहाड़ी के गिर्द घूमती हुई कॉन्वेंट स्कूल के सामने से होती हुई गड़ी शाहू के पुल की तरफ निकल गई और जीटी रोड पर दाईं सिमत बागबानपुरा की तरफ मुड़ गई। हाजी लंगे का मकान दारोगा वाला में था। बागबानपुरा और शालामार बाग के सामने से होते हुए कार तेज रफ्तारी से जीटी रोड पर दौड़ती रही और बिलाकर उसकी रफ्तार कम हो गई। बाईं तरफ सड़क से जरा हटकर वसी और अरीज कोठियां थी। ध्यान रखना यार, बाजे गुज्जर ने छांगा की तरफ देखते हुए कहा, कहीं हम आगे ही ना निकल जाएं। कोठी अभी आगे है, छांगे ने जवाब दिया और कोठियों की तरफ देखने लगा। बाज कोठियों के गेटों पर बल्ब जल रहे थे और बाज तारीकी में डूबी हुई थी। बस वो आगे वाली कोठी है, छांगे ने इशारा किया। बाजे गुज्जर ने कार को कोठी के गेट की तरफ मोड़ दिया और साथ ही हॉर्न बजा दिया। कार गेट के सामने रुकी। एक आदमी ने छोटे दरवाजे में से झांक कर देखा और फिर गेट खोल दिया। बाजा गुज्जर कार को अंदर लेता चला गया। बहुत बड़ी कोठी थी। वसी और अरीज लान था जिसमें 3-4 जगह पोल पर फैंसी शेड वाली बत्तियां जल रही थी। पोर्च में 2 गाड़ियां पहले ही से खड़ी थी। माजा गुज्जर ने अपनी कार उनके साथ लाकर इंजन बंद कर दिया। ठीक उसी लम्हे हाजी लंगे का एक नौकर बरामदे में नमूदार हुआ। ये दोनों कार से उतरे तो नौकर उन्हें लेकर ड्राइंग रूम में आ गया। बहुत वसी और आलीशान ड्राइंग रूम था। सामने ही सोफे पर निक्का पहलवान और हाजी लंगा बैठे हुए थे। हाजी लंगा की उम्र 50 के लगभग रही होगी। छोटी सफेद दाढ़ी, दरमियाना कद और कदरे भारी भरकम जिस्म। उसे देखकर किसी नेक आदमी का तस्वुर ज़हन में उभरता था। लेकिन हाजी लंगे का शुमार ऐसे लोगों में होता था जो मुल्क की जड़ें काटने में मसरूफ थे। वो स्मगलर था, अनाज, घी, तेल और दीगर चीजों का और सोना बड़ी मिकदार में भारत स्मगल करता था। एक मर्तबा सरहदी मुआवजों से तसादुम हो गया था। उसकी टांग में गोली लगी थी और वो फरार होने में कामयाब तो हो गया था, मगर उसकी टांग को रोग लग गया था। टांग का जख्म ठीक होने के बाद वो लंगड़ा कर चलने लगा और उसी वजह से वो हाजी लंगा के नाम से मशहूर हो गया था। निक्का पहलवान और हाजी लंगा ने उठकर उन लोगों का इस्तकबाल किया। ओए, ये क्या हरकत की है तुमने? छांगे ने निक्का पहलवान को घूरते हुए कहा। अगर तुम्हें पैसों की जरूरत थी तो मुझे कहता। 2 लाख, 4 लाख, 10 लाख, जितनी रकम चाहिए थी मुझसे ले लेता, लेकिन ये तुमने बहुत बुरी हरकत की है।
میرا ایک بندہ مروا دیا اور دوسرے کو پکڑوا دیا، تو بڑا یار مار نکلا ہوئے نکے پہلوان۔ میں نے کچھ نہیں کیا چھانگے، نکے پہلوان نے جواب دیا، اور تمہارا بندہ بھی تمہارے ہی ہاتھوں مارا گیا ہے۔ یہ شکر کرو میرے آدمی نے شاکر کے قتل کے سلسلے میں ابھی تک اس کا نام نہیں لیا، ورنہ اس کے خلاف قتل کا پرچہ کٹ چکا ہوتا۔ چھانگے کا چہرہ دھواں ہو گیا، وہ چند لمحے عجیب سی نظروں سے نکے پہلوان کی طرف دیکھتا رہا۔ پھر وہ کون تھا جس نے میرے آدمیوں پر حملہ کر کے رقم چھینی تھی؟ اگر یہ معاملہ ہوتا تو ہمارے آدمی اندر نہ ہوتے، نکے پہلوان نے جواب دیا۔ وہ دونوں دیر تک گلے شکوے کرتے رہے اور بلاخر چھانگے کو یقین ہو گیا کہ جیرے سے رقم چھیننے کے لیے حملہ نکے پہلوان کے کسی آدمی نے نہیں کیا تھا۔ تمہیں معلوم ہے کہ پولیس نے ان دونوں کے لیے 5 لاکھ مانگے ہیں؟ چھانگے نے کہا۔ ہاں، مجھے حاجی کے ذریعے یہ پیغام مل گیا ہے، نکے پہلوان نے جواب دیا۔ ان دونوں کو باہر لانے کے لیے کچھ نہ کچھ تو کرنا ہی پڑے گا، ورنہ تم تو جانتے ہو کہ ہم دونوں تباہ ہو جائیں گے۔ پولیس ان سے ہمارے بارے میں ایک ایک بات اگلوا لے گی۔ پھر تو 2.5 لاکھ کہاں سے دے گا؟ چھانگے نے اسے گھورا۔ یہ رقم حاجی مجھے قرض دے گا، نکے پہلوان نے کہتے ہوئے حاجی کی طرف دیکھا۔ نکا پہلوان آج کل اس پوزیشن میں نہیں کہ اتنی بڑی رقم کا بندوبست کر سکے، لنگے نے کہا۔ اس کی طرف سے رقم میں دے دوں گا، بعد میں اس سے رقم وصول کر لوں گا۔ اگر تم تیار ہو تو میں انسپیکٹر کو یہیں بلوا لوں تاکہ یہ معاملہ بھی ختم ہو جائے۔ رقم کا بندوبست تو کل ہی ہوگا، اس وقت کہاں سے آئے گی اتنی بڑی رقم؟ چھانگے نے جواب دیا۔ رقم کا بندوبست تو کل ہی ہوگا، لیکن اس وقت معاملہ تو طے ہو جائے، حاجی نے کہا۔ ٹھیک ہے، بلا لو اسے، یہ قصہ بھی ختم ہو ہی جائے، چھانگے نے جواب دیا۔ حاجی لنگا فون کا ریسیور اٹھا کر نمبر ڈائل کرنے لگا۔ لائن ملنے میں زیادہ دیر نہیں لگی، تقریباً 15 منٹ تک فون پر حاجی بات کرتا رہا، پھر ریسیور رکھ دیا اور باری باری ان کی طرف دیکھتے ہوئے بولا، وہ آ رہا ہے، ذرا احتیاط سے بات کرنی ہوگی، ایسا نہ ہو کہ بنا بنایا معاملہ بگڑ جائے۔